ये है नॉर्वे, दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क, जिसकी तकरीबन 25% आबादी मिलियनेयर है, वर्ल्ड 7th हेल्थीएस्ट कंट्री और दुनिया का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क। किसी भी मुल्क की खुशहाली नापने के लिए जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, नॉर्वे उन सब में टॉप पे है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी के आखिर में मशहूर इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने बर्फ से ढके हुए नॉर्वे का दौरा किया तो उसने एक ऐसा मुल्क देखा जिसकी कौम थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके अपना पेट पालती थी। एक ऐसा पहाड़ी मुल्क जिसमें सफर तकरीबन नामुमकिन था। कस्बे दूर दराज और अलग थलग थे और इनके शहरी बहुत कम तालीम याफ्ता थे। इस मुल्क में 6 महीने सर्दियां रहती थीं, जिसकी वजह से ज़राअत इंतहाई मुश्किल थी और लोग बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी करते थे। थॉमस के नॉर्वे से जाने के कुछ ही साल बाद नॉर्वे के हालात मजीद खराब हो गए। नॉर्वे की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होकर रह गई। पूरे मुल्क में कहत फैल गया और लगता यही था कि अब यही गुर्बत नॉर्वे का मुकद्दर है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे नॉर्वे इतना डेवलप्ड और अमीर मुल्क बन गया? आए जानते हैं इस वीडियो में। ये हैं वो सारे कंट्रीज जिनके पास दुनिया के 85% ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन इनका कंबाइंड जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का सिर्फ 8% है और इनमें से कोई भी कंट्री दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्वे दुनिया का 13th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से दुनिया का 4था बेहतरीन मुल्क है। तो फिर क्या वजह है कि ये कंट्रीज इतना ऑयल प्रोड्यूस करने के बावजूद लिविंग स्टैंडर्ड में नॉर्वे के करीब भी नहीं? इसकी वजह है वो फिनोमेना जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऑयल कर्स। तेल का मसला ये है कि ये बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा है। तेल निकलने के बाद रातों रात कौमों पर पैसे बरसने लगते हैं, मगर मुल्क के हुक्मरान इन पैसों को टैक्स कम करने और अखराजात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री उस मुल्क की बाकी इंडस्ट्रीज पर छा जाती है। जैसे जैसे ये कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी लोकल करेंसी की डिमांड में इजाफा होता है, जिससे मुल्क के शहरियों के लिए इम्पोर्टेड चीजें खरीदना आसान हो जाता है और नतीजतन उस मुल्क की लोकल इंडस्ट्री सफर करने लगती है। जैसे जैसे लोकल कंपनीज बंद होने लगती हैं, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने लगती है। पैसा सिर्फ चंद लोगों के हाथ में आ जाता है और आम आदमी में गुस्सा बढ़ने लगता है और यही गुस्सा ले जाता है प्रोटेस्ट और इवेंचुअली रिवॉल्ट की तरफ। यही हुआ लीबिया और वेनेजुएला के साथ। लेकिन इसी ऑयल कर्स ने नॉर्वे को इफेक्ट क्यों नहीं किया? स्वीडन से आजादी मिलने के वक्त नॉर्वे की इकोनॉमी का मेजर एम्फेसिस था टिम्बर, फिश और मुख्तलिफ मिनरल्स को समुद्री रास्ते से दूसरे मुल्कों तक भेजना। सन 1900 के शुरू में नॉर्वे दुनिया का 4था सबसे बड़ा तिजारती बेड़ा बना चुका था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न सी का तकरीबन 30% सी ट्रेड नॉर्वे कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो नॉर्वे ने किया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना, जिसका बुनियादी मकसद था कि सियासी ताकत और पैसा किसी एक आदमी या पार्टी के हाथ में ना जाए। नॉर्वे को कुदरत की तरफ से एक और फेवर भी मिला हुआ था और वो था सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल। लेकिन उस वक्त नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनीज गैर मुल्की थीं और ये चीज नॉर्वे की हुकूमत को काफी खटक रही थी। उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ नॉर्वेजन ही ओन करेंगे। इसी सिलसिले में 1940 में नॉर्वे की हुकूमत ने एक बिल पास किया जिसमें फॉरेन कंपनीज को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप से रोक दिया गया। इसी दौरान रेलवे, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम आने से नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री को भी एक मच नीडेड बूस्ट मिल गया। 1945 से 1970 के दौरान नॉर्वे की जीडीपी ग्रोथ थी 3.3%। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स नॉर्वे में था, मगर टैक्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एजुकेशन, लोगों के वेलफेयर और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने पे खर्च रही थी। 1965 तक नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट न होने के बराबर थी। नॉर्वे अब यूरोप के बाकी देशों के बराबर आ चुका था, मगर अभी भी उस लेवल पर नहीं था जिस पे आज है। लेकिन ये सब अब फाइनली बदलने वाला था। 1959 में नीदरलैंड में नेचुरल गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए और इस दौरान माहिरीन में ये स्पेकुलेशंस शुरू हो गईं कि नॉर्दर्न सी के नीचे भी ऑयल रिजर्व होंगे। 1966 में फिलिप पेट्रोलियम नामी कंपनी ने नॉर्दर्न सी में ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। तकरीबन 2 साल तक ड्रिलिंग के बावजूद कोई ऑयल रिजर्व दरियाफ्त नहीं हो सका। सब लोग मायूस हो गए।
फिलिप्स पेट्रोलियम ने एक आखिरी ट्राई करने की ठानी और इस दफा फुल डीप ड्रिलिंग शुरू कर दी और आखिरकार 1969 में नॉर्थ सी के नीचे बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स दरियाफ्त हो गए। अगले 10 साल से भी कम अरसे में नॉर्वे की ऑयल प्रोडक्शन दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा हो गई। ऑयल सेक्टर ने हजारों जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर दी। मछली पकड़ने वाले शहर अब पेट्रोलियम पावर हाउसेस बन चुके थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए थे और नॉर्वे की तकदीर बदल गई। लेकिन ये तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हुआ था, तो फिर नॉर्वे ने ऐसा क्या डिफरेंट किया? नॉर्वे की गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बिल पास कर चुकी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे किसी एक पार्टी या आदमी का कंट्रोल नहीं होगा और उससे होने वाली तमाम इनकम सिर्फ लोगों के वेलफेयर पे खर्च होगी। ऑयल से आने वाले तमाम प्रॉफिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर खर्च होने लगे। नॉर्वे यूएई और सऊदी अरेबिया की तरह टैक्स कम कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि टैक्स इकट्ठा करके वो वापस लोगों पर ही लगाता रहा। सेकेंडली, मुल्क के बाकी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए नॉर्वेजियन हुकूमत ने 1990 में एक पेंशन फंड बनाया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि नॉर्वे में ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नॉर्वे की बाकी लोकल इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश करने लगी। नतीजतन अनएम्प्लॉयमेंट मजीद नीचे आने लगी। ऑयल सेक्टर पर से नॉर्वे की डिपेंडेंस खत्म होती गई। टिम्बर, पेपर, मेटल और दूसरे मिनरल्स की एक्सपोर्ट में भी नॉर्वे दुनिया में लीडिंग पोजीशन पर आ गया और फिर दुनिया के डेवलप तरीन मुल्कों की लिस्ट में टॉप पे आ गया। जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्वे को हासिल थे, वो कई और ममालिक को आज भी हासिल हैं, लेकिन वो नॉर्वे की सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर सके। फर्क है रियल डेमोक्रेसी का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का और अपनी कौम के साथ सिंसियर होने का। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो शायद इंडिया और पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में नॉर्वे से ज्यादा खुशकिस्मत होंगे, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, करप्शन और एजुकेशन पर फोकस न होने की वजह से आज दोनों मुल्क शदीद सोशल और